नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज ITBP ट्रेडमैन का जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा था, जी हाँ, फुल मॉडल पेपर, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सैटरडे और संडे का आपका मॉक टेस्ट होगा, तो यहाँ पर संडे का मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आज हम लोग 18वां मॉक टेस्ट करेंगे और ये मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल आपका प्रीवियस पेपर पर आधारित है। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट और आपके एक प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर दिया है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक उसको नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का पोर्सन को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या है हमारा पहला प्रश्न कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके साइंस के आपने प्रीवियस परीक्षा में नोटिस किया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर हमारे अपलोड पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर साइंस के आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का जो आयतन होता है स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब जो है कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 2 गुना। याद रखिएगा यदि उसका यहाँ पर क्या बोला गया है कि आयतन स्थिर पर दाब आधा कर दिया जाता है उसका 2, यहाँ पर ताप अगर आधा करेंगे, याद रखिए ताप आधा कर देंगे तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, तो दाब हो जाएगा 2 गुना। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि ताप को अगर आधा करेंगे तो दाब आपका 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं किसके आवर्त फलन होती हैं। यानी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं जो होती हैं किनके आवर्त फलन होती हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा परमाणु भार के आवर्त फलन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि किसी तिथि को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जी हाँ, तो आप लोग एक प्रश्न आपके परीक्षा में याद रखिएगा डेट से पूछ सकता है, यानी कोई भी दिवस से पूछ सकता है, तो आप लोग इससे याद रखिएगा। और एक आपका जनगणना से, इनसे प्रश्न क्योंकि जो TCS का पैटर्न रहता है उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो याद रखिए प्रेस से जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। याद रखिएगा 3 मई को। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस की जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक तो आपका पूछा जाता है विश्व श्रमिक दिवस। याद रखिएगा श्रमिक दिवस यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को। याद रखिएगा 1 मई को। और एक आपका पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा रेड क्रॉस दिवस। याद रखिएगा रेड क्रॉस दिवस, तो ये 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस जो है ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं शरणार्थी दिवस, जी हाँ, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया जाता है। अगर विश्व वानिकी दिवस की बात करते तो 21 मार्च को। तो ये दिवस आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। जी हाँ, तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें न्यूनतम 10 की वृद्धि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर कम हुई, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है कहाँ पर न्यूनतम रही, तो ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो न्यूनतम वृद्धि दर रही ये रही थी आपकी नागालैंड की। याद रखिए जो वृद्धि दर न्यूनतम रही थी तो ये नागालैंड की रही हुई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है। जी हाँ, भारत में जो ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी समुद्र तटीय से सीमा लगती है। तो इस तरीके के प्रश्न याद रखिएगा आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्नों की तैयारी भी करना है। तो भारत के कितने समुद्री राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो याद रखिएगा ये आपकी 9 राज्यों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं, क्योंकि पूछ लेगा कि इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इस तरीके से पूछ लेगा, 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं।
यहाँ पर एक तो आपका हो जाएगा गुजरात, याद रखिएगा गुजरात। तो यहाँ पर एक तो आपका हो जाएगा गुजरात, दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा गुजरात के बाद महाराष्ट्र, जी हाँ महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पर गोवा, जी हाँ गोवा, तो ये गोवा हो जाएगा। और फिर चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक, याद रखिएगा कर्नाटक, ये हो जाएगा कर्नाटक। पाँचवें नंबर पर हो जाएगा केरला, याद रखिएगा केरल जो है आपका, ये भी समुद्र तट से लगता है। और छठे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, तो पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हो गया। वहीं अगर सातवें नंबर की हम लोग बात करेंगे तो सातवें नंबर पर आ जाएगा उड़ीसा, जी हाँ उड़ीसा, ये आ जाएगा उड़ीसा आपका। तो आठवें नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, जी हाँ आंध्र प्रदेश। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नवें नंबर की तो आपका आ जाएगा तमिलनाडु, जी हाँ तमिलनाडु। तो ये आप लोग याद रखिए, ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्र तट से सीमा लगती है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो ये आप लोग राज्य याद रखिएगा। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। जी हाँ, जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी ये किसके काल में थी। तो याद रखिएगा अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी ये थी शिवाजी के काल में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और प्रश्नों का अगर लेवल भी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल आपका किस तरीके का रहा और कितना आपने स्कोर इस मॉक टेस्ट में किया है, वो सब आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF जो है याद रखिएगा, PDF सभी दोस्तों को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर संडे और सैटरडे की जो PDF आपकी होता है मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, तो टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और जिन दोस्तों ने इस बैच को शुरू में लिया हुआ था, मैंने उनसे वादा किया था कि आपको परीक्षा तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक आपका संडे और सैटरडे मॉक टेस्ट कराता रहूँगा। तो यहाँ पर उनके तो ग्रुप में पड़ जाती है तो उनको ग्रुप से मिल जाएगी। बाकी जो दोस्त यहाँ पर चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको अब PDF जो है अब उनको भी दी जाएगी। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर उनको ये PDF मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो उसका मैं लिंक दे दूँगा। जी हाँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहीं से आपको ये PDF मिल जाएगी। तो क्या बोला गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। तो याद रखिएगा 2011 की अगर जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो दर्ज की गई थी ये की गई थी बिहार में, याद रखिएगा। सबसे जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे बिहार में थे। वहीं अगर दूसरे नंबर पर, अब आपसे पहला ना पूछ के दूसरा पूछे कि दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता दर किसकी थी, तो ये थी आपकी अरुणाचल प्रदेश की, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की थी आपकी, ये अरुणाचल प्रदेश की। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा था आपका यहाँ पर झारखंड, याद रखिए। तीसरे पर माफ़ करिएगा राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा है और झारखंड चौथे नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। जी हाँ, तो प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में कौन सा आता है ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये प्राकृतिक बंदरगाह की जो श्रेणी में आता है ये आता है विशाखापट्टनम, याद रखिए विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरी तटीय बंदरगाह, याद रखिएगा सबसे गहरा तटीय बंदरगाह अगर आपसे पूछ ले भारत का तो कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। एक तो पॉइंट ये रहा आपका। और दूसरा पूछ लेगा ये बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है विशाखापट्टनम, तो ये आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश का समुद्र तट अधिक लंबा है, यानी किस देश का जो समुद्र तट है सबसे अधिक लंबा है, तो ये आपको बताना है। तो याद रखिए कनाडा का जो समुद्र तट है ये सबसे अधिक लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दूसरे नंबर पर जो है सबसे लंबा जो समुद्र तट है ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो याद रखिए पहला और दूसरा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अब पहला ना पूछ के दूसरा भी पूछ लेता है। दूसरे पर आपका जो दूसरा सबसे अधिक समुद्र तट लंबा है तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया देश का है। तो पहला और दूसरा आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती, तो इसका कारण क्या है। तो पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती लेकिन क्या दक्षिण के पठार जो हैं यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, तो इसका कारण आपको बताना है कौन सा कारण हो जाएगा।
तो याद रखिएगा इसका जो कारण है, दक्षिण का पठार जो है पवन विमुखी ढाल पर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कम वर्षा, बहुत कम वर्षा होती है। यही एक कारण कि दक्षिण का जो पठार है पवन विमुखी ढाल पर है। याद रखिएगा पवन विमुखी ढाल पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। जो नादिर शाह था इसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा इसने जो किया था ये मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था भारत पर, नादिर शाह ने। तो मोहम्मद शाह के समय पर यहाँ पर इसने किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका उपनाम भी एक कहा जाता है, इसको मोहम्मद रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा मोहम्मद जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और इससे एक जुड़ा हुआ पॉइंट जो है कोहिनूर हीरा। जी हाँ, तो यहाँ पर नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था और अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा भी लूटकर फारस ले गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हर तरीके के प्रश्न हमने यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की है। जिस तरीके से हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक, सभी तरीके के प्रश्न यहाँ पर हमने सम्मिलित करने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पिछली बार पूछे गए थे। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जी हाँ, जो प्रस्तावना था इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द था, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये कई बार प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो 1976 में। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो एक तो आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे देखते हैं। आकाश गंगा का आकार कैसा है। जी हाँ, आपको ये बताना है कि जो आकाश गंगा है इसका आकार कैसा है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आकाश गंगा का जो आकार है ये सर्पिल आकार है। याद रखिए ये सर्पिल आकार है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। जी हाँ, बौना ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा बौना ग्रह के नाम से ये जाना जाता है आपका प्लूटो को। याद रखिए प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। और 2006 में इसको क्या किया गया था, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। पहले ये ग्रह में गिना जाता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। जी हाँ, जो गंगा सिंधु का मैदान है इसमें कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे जो अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। गंगा और सिंधु का जो मैदान है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये था हमारा जीके का पोर्शन। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए आप अपना काउंट करते हुए रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारी रीजनिंग चालू होती है। जी हाँ, तो रीजनिंग आप लोग करिएगा। तो क्या बोला गया है रीजनिंग का, ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ पर आपको 30 सेकंड का मैं समय दूंगा, उसके बाद में मैं प्रश्न कराऊंगा। याद रखिएगा 30 सेकंड। 30 सेकंड भी काफ़ी ज़्यादा समय है। इस ऐसे प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 10 ही सेकंड में बना सकते हैं। याद रखिए 5 से 10 सेकंड आपके लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि यहाँ पर देखते ही ऐसे प्रश्नों का आंसर आप बता सकते हैं। याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों का जो आंसर है आप देखते ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर 30 सेकंड काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर एक बार प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। जी हाँ, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं ये बताना है। तो आप लोग करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों ने इस सवाल को कर लिया होगा। तो जो दोस्त नहीं कर पाए हैं वो एक बार देखिएगा और फिर आप चुटकी में ऐसे प्रश्नों को बना देंगे। जब इस तरीके से किसी व्यक्ति या किसी पेड़ का आपको बाएं और दाएं दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए तो आसानी से उस पंक्ति में कितने व्यक्ति थे ये बता सकते हैं। तो याद रखिएगा बाएं से कितना था 7वां, तो 7 लिख लेंगे। दाएं से कितना था 14वां, तो 14 इसी में जोड़ देंगे। याद रखिए 14 इसी में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर -1 कर देंगे। याद रखिए -1, सीधे सीधे बस इतना ही आपको करना था। तो यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ देना है, यानी इनको बाएं छोर को जोड़ देंगे और दाएं छोर को। तो यहाँ पर 14 और 7 21 में से 1 कम कर देंगे तो बचेगा 20। याद रखिएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब दोबारा जब ऐसा प्रश्न आपका आ जाए अगर, तो जो भी दोस्त हैं
तो सीधे सीधे क्या करिएगा, बाएं छोर को भी जोड़ लेते हैं और दाएं छोर को भी जोड़ लेते हैं, उसी से एक कम कर देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, जी हाँ, रीजनिंग का। तो यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से है। क्या बोला गया, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में, भाई के पुत्र के रूप में कराया। जी हाँ, तो विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित है। जी हाँ, तो यहाँ पर करना है इस सवाल को। क्या बोला गया है कि विनोद ने विशाल का परिचय, यानी विनोद जो है विशाल का परिचय किस तरीके से कराता है, अपने पिता की पत्नी, अपने पिता की पत्नी मान लेते हैं, ये हो गया विनोद, ये हो गया विनोद। विनोद के कोई पिता होंगे ये यहाँ पर, और इनकी माता जी, विनोद की माता जी यानी इनके पिता की पत्नी। फिर क्या बोला गया है कि इकलौते भाई, यानी इनकी जो माँ है उनके इकलौते भाई, यहाँ पर इनके इकलौते भाई के पुत्र, यानी इनका कोई पुत्र होगा, याद रखिए इनका कोई पुत्र होगा। तो यहाँ पर ये इनका पुत्र हो गया, पुत्र के रूप में कराता है। तो क्या बोलो, विनोद जो है विशाल से किस प्रकार, तो ये तो विनोद हो गया और ये विशाल हो गया, याद रखिए विशाल। तो विशाल कौन है, तो विशाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मामा का लड़का है, याद रखिएगा। ये कौन होगा, तो ये देख लीजिए, ये तो इनके जो माँ है इनका भाई है, और भाई का इनके लड़का है, तो मामा का लड़का, याद रखिए मामा का लड़का। तो यहाँ पर ममेरा भाई हो जाएगा, मामा का लड़का क्या होता है, ममेरा भाई, याद रखिएगा ममेरा भाई। और मौसी का लड़का अगर पूछ लेता तो मौसेरा भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को करिएगा आप लोग। क्या बोला गया है, एक आदमी सूर्य की दिशा में 10 किलोमीटर आगे की ओर चलता है और फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चलता है। उसके बाद हर बार वह अपनी बाईं ओर मुड़ने पर क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और फिर 15 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद में कराऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा समय दूँगा तो यहाँ पर आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को अगर ज़्यादा समय लगता है तो वीडियो को रोककर सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग करेंगे। क्या बोला गया है कि एक आदमी जो है, मान लेते कोई भी लड़का है, विपिन है, सोनू है, कोई भी लड़का, एक आदमी है, सूर्योदय यानी सूर्योदय के समय क्या, पूर्व की ओर। तो आप लोग डायरेक्शन सबसे पहले समझ लीजिए इस तरीके से। जो नए दोस्त हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ऊपर की ओर आपका होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण, और आपकी जो दाईं ओर होता है ये होता है पूरब, याद रखिए, और ये होता है पश्चिम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नए से नए दोस्त जो हैं वो भी इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तो नए होंगे नहीं, बाकी तो पुराने होंगे। मान लेते 1% ही नए लोग होंगे जो ये चीज़ भी नहीं जानते होंगे। तो एक बार इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सीधे सीधे क्या बोला गया है कि सूर्योदय के समय, यानी सूर्य जो किस साइड से उदय होता है, तो पूरब की ओर से, याद रखिएगा पूरब की ओर से। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की दिशा में 10 मीटर आगे चलता है, यानी कोई व्यक्ति होगा यहाँ से चलेगा और सूर्य की दिशा यानी पूरब की ओर 10 किलोमीटर आगे चलेगा, याद रखिएगा 10 किलोमीटर आगे की ओर चलता है, और फिर 10 मीटर अपने दाएं, तो फिर दाएं मुड़ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा, 10 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो पहले तो बाईं ओर मुड़ा होगा तो 5 यहाँ पर चला होगा, फिर क्या 15, याद रखिएगा, फिर 15 इस तरीके से यहाँ पर ये रहा, फिर बायां मुड़ा, फिर 15 चला, और फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर आपका यहाँ पर 15 चला इस तरीके से। तो अब ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गई, क्योंकि 5 तो आपकी ये थी और 10 आपकी ये हो गई। तो यहाँ पर अब क्या बोला गया, अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु देख लीजिए ये था। अब ऊपर की दिशा आपकी कौन है, ये देख लीजिए, ऊपर की ओर आपका उत्तर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर, याद रखिएगा उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो कितने दोस्तों ने इस प्रश्न को 20 सेकंड के अंदर ही बना दिया था, आप लोग कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना भी समय नहीं लगता है ऐसे प्रश्न बनाने में, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे जो बोलता बस वैसा ही आप करते हुए चले जाइएगा और प्रश्न आसानी से बन जाएगा, याद रखिएगा आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर, याद रखिएगा उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस प्रश्न को। क्या बोला गया है कि यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यदि अर्ध अधिवर्ष का अंतिम दिन हो तो
पहले से एक दिन अधिक होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे रविवार दिया गया, इसी में एक ऐड कर देना है, यानी +1 कर देना है। तो कौन सा दिन होगा? सोमवार हो जाएगा, याद रखिएगा सोमवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को, क्या बोला गया? 5 लड़कियाँ हैं MNOP और Q। जी हाँ, MNOP और Q एक पंक्ति में खड़ी हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर बनाइएगा इस प्रश्न को। क्या बोला गया? P जो है Q के दाईं ओर खड़ी है। तो मान लेते हैं 5 लड़कियाँ हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? P जो है Q के दाईं ओर। तो यहाँ पर 2 तरीके से आप लोग इसको बनाइएगा। जी हाँ, तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग हो गए। तो यहाँ पर क्या बोला? P जो है Q के दाईं ओर है। तो मान लेते हैं Q नाम का बंदा मान लेते हैं। यहाँ कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं। अभी तो फिर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला? P Q के दाईं ओर है। Q के दाईं मान लेते हैं, Q यहाँ हमारे पास Q यहाँ पर आ गया। मान लेते हैं Q यहाँ पर आ गया। Q के दाईं ओर कौन हो जाएगा? P जो है Q के दाईं ओर। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अभी हमने बैठाल के देखा, अगर इससे नहीं बनेगा तो हम दूसरी पोजीशन से बैठा लेंगे। फिर क्या बोला? यन Q के बाईं ओर है। तो मान लेते हैं यन जो है Q ये रहा, तो यन हमारा यहाँ पर इसके बाईं ओर आ जाएगा। लेकिन यम के दाईं ओर है, याद रखिएगा। यन जो है Q के बाईं ओर है, लेकिन यम के दाईं ओर है, याद रखिएगा। तो Q किसके? यन जो है, यन नाम का व्यक्ति, ये क्या बोला गया है? तो ये तो यहाँ पर Q के तो बाईं ओर हो जाएगा, लेकिन यम के दाईं ओर। तो याद रखिएगा यम आपका यहाँ पर, यहाँ कहीं पर होगा यम, तभी यन जो है यम के दाईं ओर होगा। P और O, P O के बाईं ओर है, याद रखिएगा। P जो है O के बाईं ओर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक व्यक्ति हमने जब यहाँ पर बढ़ाया तो एक यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि 5 ही व्यक्ति यहाँ पर हमको सीधे बैठालने हैं, ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा 5 व्यक्ति। फिर यहाँ पर क्या? P जो है O के बाईं ओर। तो P ये बैठा, O हमारा यहाँ पर आ जाएगा, O हमारा यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिएगा O यहाँ पर आ गया। अब क्या बोलेगा? दाईं ओर से अंतिम छोर पर कौन है? तो दाईं ओर ये रहा हमारा, तो कौन है अंतिम छोर पर? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर O हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इस तरीके से आपको बैठाना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से बैठा लेंगे। तो यहाँ पर दाईं ओर हमारा O हो गया। अगर बाईं ओर पूछता तो ये हम अंतिम छोर पर यम हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्या बोला गया है? आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। जी हाँ, स्वप्ना नाम की एक लड़की है जो सीता से आयु में बड़ी है। तो मान लेते हैं सीता स्वप्ना से बड़ी है। तो ये रही सीता, सीता किससे? स्वप्ना, यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्वप्ना, ये आ गई स्वप्ना। सीता स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या जो है स्वप्ना से बड़ी है। जी हाँ, लावण्या यहाँ पर मान लेते हैं, लावण्या यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, याद रखिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर, लेकिन सीता से छोटी है। तो देख लीजिए यहाँ पर सीधे सीधे आप कंडीशन फॉलो कर गए कि लावण्या जो है स्वप्ना से बड़ी है, तो लावण्या यहाँ पर आ जाएगी, याद रखिएगा। लावण्या यहाँ पर आ गई और सीता से छोटी है, तो सीता से छोटी हो जाएगी, याद रखिए। ये आ रही लावण्या यहाँ पर। सुवर्णा हरि और, सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। तो यहाँ पर सुवर्णा जो है यहाँ पर हरि से भी छोटी हो जाएगी और आपका यहाँ पर स्वप्ना से भी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सुवर्णा यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाएगी। स्वप्ना जो है हरि से बड़ी है, स्वप्ना किससे? हरि से बड़ी है। तो हरि तो यहाँ पर बैठा ही है ऑलरेडी, और स्वप्ना यहाँ पर तो बड़ी है बिल्कुल। तो सबसे छोटी ही पूछा गया, तो सबसे छोटी यहाँ पर सुवर्णा आ जाएगी, याद रखिए। सुवर्णा जो है सबसे लास्ट में थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी पूछा गया, तो सुवर्णा सबसे छोटी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। यानी सूर्य की ओर जब भी चलेगा तो पूरब की ओर ही, याद रखिएगा। पश्चिम से चला, मान लेते यहाँ से चला, सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर, तो दाईं ओर जैसा कि आप बोले वैसा ही आपने हाथ लेफ्ट और राइट हैंड के हिसाब से घूम जाइएगा। तो थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूम गया और फिर अपनी दाईं ओर घूम जाता है। यानी थोड़ी दूर चला, फिर दाईं ओर घूमा, और फिर थोड़ी दूर चला, फिर दाईं ओर घूमा। इस तरीके से फिर यहाँ पर दाईं ओर घूमा, फिर थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूम जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर ये दाईं ओर घूम जाएगा। जी हाँ, तो उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है? जी हाँ, उसका मुख जो है अब किस दिशा की ओर है, ये आपको बताना है।
तो उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में हो सकता है गलती हो जाए। तो यहाँ पर क्या बोला, राजा ने सूर्य की ओर चलना, यानी यहाँ से चला होगा सूर्य की ओर चला। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूम जाए, और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा तो फिर दाईं ओर घूम जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर घूम गया। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूम गया। जी हाँ, तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। जी हाँ, उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो अभी तो यहाँ पर आपका उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर उत्तर है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको देखेंगे कि इसका आंसर जो है आपका दक्षिण आ रहा है। याद रखिए, दक्षिण इसका यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक गलती हमने कर दी, एक आप लोगों ने यहाँ पर बेसिक सा पॉइंट नहीं ध्यान दिया होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए शाम का समय था। यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ पर पॉइंट, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपसे भी परीक्षा में हो सकती थी, इसीलिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके की गलतियों को बचा सकेंगे। तो यहाँ पर शाम की समय है, तो याद रखिएगा हमने अभी क्या कैसे बनाया, हमने अभी जो बनाया ये डायग्राम बनाया सुबह के समय का। याद रखिएगा सुबह के समय का, अगर सुबह के समय होता तो हमारा आंसर उत्तर होता। अब शाम की समय का है, क्योंकि ये कब का था, तो ये सुबह के समय का। सुबह जो सूर्य होता है ये पूर्व की तरफ और शाम को पश्चिम की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले यहाँ से पूरब से चलेंगे पश्चिम की ओर, चलना शुरू करता, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर दाईं ओर इस तरीके से मुड़ जाएगा, फिर अपनी दाईं ओर, फिर अपनी दाईं ओर इस तरीके से मुड़ जाएगा। थोड़ी दूर फिर चलकर फिर वह अपनी दाईं ओर। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देख लीजिए ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये देख लीजिए दक्षिण दिशा की ओर। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंटों से आप गलती कर देंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को क्या बोला है। विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में कभी कभी जो दिशा वाले होते हैं तो इनमें दो दो व्यक्ति का भी पूछ लेता है। तो विवेक जो है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो विवेक मान लेते हैं यहाँ से चला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर चल दिया। फिर दाएं घूमता है 4 किलोमीटर, फिर दाएं घूमा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक जाता है। अब फिर क्या बोला गया, तो ये तो रहा है आपका विवेक, याद रखिए विवेक था। अब अशोक की बारी आई, तो अशोक जो है पश्चिम की ओर चलता है। तो अशोक यहाँ से मान लेते हैं ये अशोक रहा। अशोक कहाँ से, पश्चिम, यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर चला। कितना चला, तो ये 5 किलोमीटर। अशोक जो है 5 किलोमीटर चला। अशोक कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर क्या बोला, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। और आपका यहाँ पर एक बार इसको यहाँ से बनाएंगे थोड़ा सा। तो मान लेते हैं अशोक यहाँ से चला होगा इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से चला होगा, 5 किलोमीटर सबसे पहले चला होगा। और फिर यहाँ पर दाईं ओर मुड़ता है और कितना, 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जी हाँ, 3 किलोमीटर, ये रहा 3 किलोमीटर। अब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। जी हाँ, अब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है कि अब वो जो है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो सीधे सीधे देख लीजिए, 4 तो आपका ये वाली दूरी रही और 5 आपकी ये वाली दूरी रही। यहाँ से इस तरह यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 तो ये देख लीजिए ऊपर की दूरी और 5 ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई। जी हाँ, टोटल दूरी हो गई 9 किलोमीटर। याद देखिए 9 किलोमीटर। अब जो दोनों एक दूसरे से दूरी पर हैं 9 किलोमीटर की। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी कूट भाषा में रामायणा को PY KY WY LY लिखा जाता तो महाभारत को क्या लिखा जाए, यानी महाभारत जो है इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, बनाने का प्रयास करिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, कहीं से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा आपको नहीं पसंद आता तो आप दूसरी जगह से भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहीं से देखिएगा हमारे ही चैनल से, आपको जिसका पसंद आ सके उसका भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर अगर देखेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के प्रश्नों का लेवल रहता है, किस तरीके से मैथ रहती है, किस तरीके से जीके। क्योंकि पिछली बार जो थोड़ा सा आपका नॉर्मल लेवल की, तो अब आपका जो है परीक्षा का लेवल बढ़ गया है।
तो यहाँ पर कठिन ही लेवल आपका पूछा जाएगा, याद रखिए कठिन ही लेवल आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या किया गया है इस कोडिंग डिकोडिंग में। तो यहाँ पर देखिए +2 आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा। तो +2 का यहाँ पर सीधे सीधे +2, फिर आपका +2, फिर आपका +2, इस तरीके से करते हुए चला गया है, याद रखिएगा। तो इसमें भी +2 आपको कर देना है जो अल्फ़ाबेट दिए हैं। तो m का अगर प्लेस वैल्यू पता होगा तो m की होती है 13, जी हाँ 13, m की जो होती है कितनी होती है 13। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है। तो यहाँ पर r जो होता है 18 से -2, जी हाँ 16 बचेगा। तो यहाँ पर जो आपकी सीरीज चल रही है तो ये कौन सी चल रही है -2 की, याद रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमसे हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो -2 याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जब यहाँ से मिलान किया तो यहाँ पर हम इस तरीके से जब आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई होगा तो आप आसानी से देख के ही बता देंगे कि गलत हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए r जो होता है तो r होता है 18, उससे 2 कम कर दिया 16। तो यहाँ पर इसमें देख लीजिए 13 में से 2 कम कर देंगे तो बचेगा आपका कितना, जी हाँ। तो यहाँ पर ये होता है 13 में से अगर हम लोग 2 कम कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा 11, याद रखिए 11। तो 11 सीधे सीधे आपको एक ही ऑप्शन में k जो है k की प्लेस वैल्यू 11 होती है। तो यहाँ पर आगे आप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बना सकते हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 91782 लिखा जाता है और LLLJK को 88867 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में IGHED को क्या लिखा जाएगा, जी हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या किया गया है। तो यहाँ पर इसको करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, तो इनके कोड हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे। क्या इनके कोड ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आई का कोड ऊपर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर भी आई नहीं है और यहाँ पर भी आई नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर इनके कोड तो दिए नहीं गए हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा दिमाग हमको लगाना होगा, जी हाँ। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे। जैसे मान लेते हैं यम जो होता है हमारा कितना 13 नंबर पर, ई जो होता है 5 नंबर पर, के होता है 11 नंबर पर, यल होता है 12 नंबर पर और एफ होता है 6 नंबर पर। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो 9 लिखा गया है तो यहाँ पर कितना कम किया गया है, तो -4, याद रखिएगा -4। एक लिखा गया है तो इसी में फिर क्या किया गया, -4। तो यहाँ पर भी देख लीजिए एक जब बचा तो -4, फिर ये देख लीजिए -4 कर देंगे 11 से तो बचेगा 7, फिर यहाँ पर 12 से -4 कर देंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर, जी हाँ 12 से कम कर देंगे 4 तो बचेगा 8, याद रखिए 8 बचेगा। यहाँ पर अगर हम लोग 6 से -4 कर देंगे तो बचेगा 2, याद रखिएगा बचेगा 2। तो यहाँ पर ये देख लीजिए यही आपका कोड बना दिया गया है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर -4 आपको अब तो समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले देख लीजिए आई की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती, 9। सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको याद करना है उनके अपोजिट। तो आई की 9, जी की होती है 7 और एच की होती है 8 और आपका ई की होती है 5 और डी की होती है 4, याद रखिएगा इस तरीके से। अब इसमें से -4 कर देंगे तो बचेगा आपका कितना, याद रखिएगा, तो बचेगा यहाँ पर 5, याद रखिएगा 5। यहाँ पर -4 कर देंगे तो बचेगा आपका 3, याद रखिएगा 3। यहाँ पर -4 कर देंगे तो ये बचेगा आपका, फिर 8 से 4 गया बचेगा 4। यहाँ से 4 कम करेंगे, जी हाँ -4 कम कर देंगे तो बचेगा 1। यहाँ से 4 से 4 चला जाएगा तो बचेगा 0। तो यहाँ पर 5 3 4 1 0, जी हाँ 5 3 4 1 0, ये देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये कथन निष्कर्ष से है, जी हाँ कथन निष्कर्ष से हो गया ये सवाल आपका। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या बोला गया है कथन निष्कर्ष से, कि उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। जी हाँ, तो कथन ये पहला रहा हमारा कि उस दुकान में बेचे जाने वाले जो सभी रेडियो जो हैं उच्च स्तर के हैं। फिर दूसरा कथन क्या है कि उस दुकान में कुछ मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। तो ये तो रहा कथन। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या बोला गया है, तो निष्कर्ष बोला गया है, पहला निष्कर्ष क्या है कि उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि उच्च जो स्तर के हैं सभी रेडियो मर्फी कंपनी के द्वारा निर्मित किए जाता है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला गया है ऊपर कथन में कि उच्च स्तर के जो सभी रेडियो हैं मर्फी कंपनी बनाती है। तो ये तो ऊपर कहीं पर ये बात नहीं बोली गई। तो ये तो हमारा
गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये तो हमारा निष्कर्ष इसका गलत हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो उच्च स्तर के बेचे जाने वाले रेडियो हैं तो उनमें से कुछ कौन से हैं, तो कुछ उनमें से मर्फी रेडियो भी हैं। तो याद रखिएगा ये तो हमारा सही हो गया, यहाँ पर ये कथन सही हो गया, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो बेचे जाते हैं आपके उच्च स्तर वाले रेडियो यानी जो महंगे हैं उनमें से मर्फी रेडियो भी कुछ शामिल है, याद रखिएगा उसमें से कुछ मर्फी रेडियो भी शामिल हैं। फिर तीसरा क्या है आपका, जी हाँ, तीसरा कथन एक बार क्या है कि कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कुछ दुकान में जो मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं वो भी उच्च स्तर के हैं। तो ये भी गलत हो गया, याद रखिए ये भी गलत हो गया। चौथा क्या बोला गया है, चौथा निष्कर्ष कि कुछ उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उस दुकान में बोला गया है कुछ उस स्तर के मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा इसका निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने का प्रयास करिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है कौन सा आएगा। जी हाँ, कौन सा अंक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा ये आपको बताना है। जी हाँ, इसको बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। मैं यहाँ पर आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। तो जिन दोस्तों को थोड़ा समय लगता है वो आप लोग वीडियो को रोककर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे कुछ नहीं किया गया, जो ये संख्या दी गई है इन्हीं का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, 4 का आपका 16 और 2 का आपका 4, तो इन्हीं को जोड़ देना है। तो 6 4 10 9 19, हासिल लगा 1 5 1 6, तो 69 हो जाएगा। देख लीजिए ये 69 आ गया। इस तरीके से इसको भी देखेंगे तो 3 3 9 9 9 में 81, तो 81 ये हो गया। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 9 1 10 1 11 और 8 1 9, तो ये देख लीजिए 91 आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको भी करेंगे। 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4, 6 का आपका 36, यहाँ पर 5 का 25, 5 का 25, तो यहाँ पर 6 5 11 और 4 15, हासिल लगा 1 3 2 5 1 6, 65 आ जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी आपको यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो आपको 1 से 30 तक की संख्याओं का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जी हाँ, और 1 से 20 तक की संख्याओं को आपका क्यूब भी याद रखिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो ये जब आपको याद होगा तो आपका समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सी डिज़ाइन जो है इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। जी हाँ, तो इनमें से ये देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हमको हो रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा छिप जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी आकृति जो है इसको पूरा करेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ऑप्शन नंबर डी की आकृति अगर आप लोग ध्यान देंगे, जी हाँ, डी की आकृति पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर डी की आकृति में ही ये जो आपका 2 इस तरीके से, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है इस तरीके से। बाकी तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ये गलत दी गई हैं, तो इस तरीके से इनको हटा दीजिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है ये आकृति को पूरा करेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को करिएगा। जी हाँ, 14 को करने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर जो डॉट डॉट खाली जगह दी गई कौन सी संख्या उस स्थान पर आएगी। जी हाँ, तो उस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे कि 17 दिया गया। जी हाँ, 17, अब इंटू आपका क्या किया गया 2, यानी 17 दूनी 34 और प्लस आपका क्या कर दिया गया 2 जोड़ दिया गया। तो ये इस तरीके से आपका आगे की संख्या 36 बन गई। अब 36 का गुणा 2 कर देंगे तो 36 दूनी 72, याद रखिए 36 दूनी 72, यहाँ पर 36 दूना 72, इसमें क्या किया गया +4 कर दिया, यानी +4, यानी +2 हुआ था अब +4 हो गया, याद रखिएगा। अब आगे जो होगा फिर आगे क्या होगा, तो इसका यहाँ पर फिर हम लोग करेंगे। तो 76 दूना आपका कितना होता है, तो 76 दूना आपका होता है 6 दूनी 12 और यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 76 दूना 152, याद रखिएगा 152, यहाँ पर फिर +6 कर दिया गया है तो 158। तो यहाँ पर +2, पहले तो 2 गुना करके +2 किया गया है, याद रखिएगा +2, फिर 2 गुना करके +4, फिर +6, तो यहाँ पर इसका 2 गुना करके अब प्लस कितना कर देंगे,
तो यहाँ पर इसका 2 गुना सबसे पहले करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 158 का 2 गुना कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको 2 गुना करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 1 11, हासिल लगा आपका यहाँ पर 1 2 एकम 2 1 3, 316 हो गया। अब इसमें प्लस 6 किया गया था तो अब प्लस 8 हो जाएगा। ये 2 4 6 8 इस तरीके की श्रृंखला चल रही है तो 324 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसको जोड़ देंगे 8 को 316 को 16 में तो 324 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये पासे का प्रश्न है। यहाँ पर पासे की 3 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पर 5 के विपरीत आपका पूछा गया है। यहाँ 5 के विपरीत पूछा गया है, ये आपको बताना है 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या उठाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम लोग उठाएंगे 5, क्योंकि एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो 5 को यहाँ पर फिर हम लोग इस तरीके से क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, माफ़ करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। जी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या क्लॉकवाइज भी, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज लिया है, याद रखिएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे 5, फिर क्लॉकवाइज हमने चला तो मिल गया 3, फिर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, याद रखिएगा 2। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जिस तरीके से इसमें आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसमें अगर चले हैं पहली वाली आकृति में, उसी तरीके से दूसरे में ही आपको चलना है। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर इस आ जाएगा 1 और फिर आपका आ जाएगा 6, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी जो इनमें से नहीं दिखाई दे रही, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो याद रखिएगा कौन सी ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर 4 आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर 3 भी, 1 भी, 6 भी, 2 भी दिखाई दे रहा है। 5 का विपरीत जो नहीं दिखाई देता वही होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और भी अगर आप शॉर्टकट से बनाना चाहते तो इसको बना सकते थे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि 5 के साथ में कौन कौन सा 1 और 6 दिया गया है। तो आपको 1 और 6 जिस ऑप्शन में दिखाई दे जाए, 1 और 6, तो यहाँ पर इनको कट कर देंगे। जो बचा होगा, जैसे ये 4 बचा, यही इसका हो जाएगा अपोजिट, याद रखिएगा 5 का अपोजिट। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हिंदी का पोर्शन चालू होता है, उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग हिंदी का क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके भी दे देता है प्रश्न। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ पर एक कहावत कही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मन यहाँ पर रख देंगे पहली बार और चंगा यहाँ पर, यानी मन चंगा तो कठौती में क्या गंगा, तो यहाँ पर गंगा आ जाएगी। तो ये कहावत का पार्ट तोड़ के इस तरीके से पूछ लेता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला है, कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग, जी हाँ, तो अपना रंग किस तरीके से, तो गिरगिट की तरह बदलते हैं। याद रखिए, कुछ जो स्वार्थी नेता होते हैं, जब उनका कारण जब निकल जाता है तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो काले अक्षरों में शब्द छपा हुआ है उसका पर्यायवाची आपको बताना है। जी हाँ, पर्यायवाची उसका बताना है। तो क्या बोला गया है कि देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश को माना जाता है। जी हाँ, क्या बोला गया कि देवताओं में जो प्रथम पूजनीय है गणेश को माना जाता है। तो यहाँ पर गणेश का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची। जी हाँ, सीधे सीधे बोला गया काले अक्षर में जो शब्द छपा हुआ है उसका पर्यायवाची। 3 से जो 4 प्रश्न इस तरीके से निर्देश दिया गया कि प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 में आपको पर्यायवाची बताना है। और यहाँ पर जो काले अक्षर में मोटा शब्द दिया गया है उसी का। तो इस तरीके से अब गाथा दे देगा। तो यहाँ पर आपको इस पर फोकस नहीं करनी, सीधे सीधे इस पर आपको फोकस करना था, गणेश पर। तो गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गणपति हो जाएगा। याद रखिए, गणपति इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। केश विन्यास, जी हाँ, केश विन्यास आजकल अधिक प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर केश और विन्यास जो दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या होगा। जी हाँ, केश विन्यास, तो इसका हो जाएगा केश संवारना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द छांटिए। जी हाँ, तो ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेईमान। याद रखिएगा, बेईमान। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अत्याचारी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, अत्याचारी का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा परोपकारी। याद रखिएगा, अत्याचारी का जो हो जाएगा ये परोपकारी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो काले शब्द छपे हुए हैं उनका समानार्थी बताना है। याद रखिएगा, समानार्थी। तो काले शब्द जो छपे हुए हैं उनका समानार्थी, जैसे यहाँ पर ये काला शब्द पवित्रता दिया गया है, यहाँ पर पुष्प है, तो इनका समानार्थी। तो यहाँ पर क्या बोला कि ऋषियों के आश्रम में पवित्रता होती है। तो सीधे सीधे अगर आप इसको गौर करें भी या ना करें तो यहाँ पर पवित्रता से सीधे सीधे समानार्थी क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पवित्रता का जो समानार्थी हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा तपोवन। याद रखिए, तपोवन। यहाँ पर पुष्प का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, पुष्प का समानार्थी शब्द की, तो ये हो जाएगा आपका, जी हाँ, पुष्प का समानार्थी की अगर हम लोग बात करेंगे, जी हाँ, पुष्प का समानार्थी की अगर हम लोग बात करेंगे, जो समानार्थी हो जाएगा हरि। याद रखिएगा, पुष्प के समानार्थी जो हो जाएगा हरि। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको इस प्रश्न में डाउट लग रहा है, क्योंकि पुष्प का कुसुम भी होता है। याद रखिएगा, पुष्प का जो हो जाएगा कुसुम होता है, तो यहाँ पर इसका आप लोग कुसुम कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि समानार्थी का मतलब समान अर्थ जिसके हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा कुसुम होगा। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कुसुम होगा, क्योंकि यहाँ पर हरि जो होगा ये तो भगवान का हो जाएगा। हरि जो हो जाएगा, अगर भगवान का यहाँ पर ये काले अक्षर से मोटा कर देता तो ये भगवान का होता, हरि जो होता। बाकी कुसुम जो हो जाएगा पुष्प का होगा, तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है बुक में दिया गया है ये तो हरि दिया, बाकी ये जो गलत है, याद रखिएगा ये गलत है आपका। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको क्या दिया गया है, वर्तनी शुद्ध करना है। जी हाँ, वर्तनी शुद्ध, यहाँ पर छांटना शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर व्यावसायिक जो है, व्यावसायिक, जी हाँ, यहाँ पर व्यावसायिक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया त्रुटि हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि जो है व्यावसायिक शब्द में त्रुटि। बाकी आर्थिक जो है इस तरीके से बिल्कुल सही लिखा गया है, कोशिका भी सही लिखा है, और यहाँ पर स्थानापन्न भी सही लिखा गया है। याद रखिएगा, ये सभी सही लिखे गए हैं, ये सभी क्या हैं, ये सही लिखे गए हैं। व्यावसायिक जो है ये गलत लिखा हुआ है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें से कौन सा त्रुटि रहित है। जी हाँ, इसमें से किसमें त्रुटि है, याद रखिएगा। तो बाकी 3 तो यहाँ पर त्रुटि रहित है और 1 में आपकी त्रुटि है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तरदायित्व जो है ये गलत लिखा हुआ है। तो उत्तरदायित्व इस तरीके से, गोपनीयता जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कार्रवाई भी सही लिखा हुआ है, वयस्क भी। तो यहाँ पर एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार होते हैं, क्योंकि इनकी आपको अगर शुद्ध वर्तनी पता है इनकी अगर, तो आप आसानी से प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी से भी इस तरीके का खाली का हो, यही दे दे आपका, ये दे दे बिल्कुल सही दे दे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपका वो 3 गलत हो जाए, इस तरीके से भी दे सकता है, 1 सही और 3 गलत भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 सही 1 गलत दिया है, वहाँ पर 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैथ का पोर्शन हमारा चालू होता है, तो मैथ का पोर्शन आप लोग करिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा है मैथ का, क्या बोला गया है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, जी हाँ, के सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है 1, 2, 3 दिया गया है। और यदि उस बैग में 120 रुपये हैं, याद रखिएगा, तो उस बैग में कुल 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये रहा आपका 25, यानी 25 पैसे है तो 0.25 हो जाएगा। याद रखिए 0.25, 10 पैसे है तो दशमलव करके यहाँ पर याद रखिएगा इस तरीके से 0.10 और फिर 0.5, याद रखिएगा 0.05 या 5, इस तरीके 5 पैसे 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो अनुपात दिया गया इसको ऊपर लिख देंगे 1, 2, उसी के सामने लिखना जिस तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3। अब इनका गुणा आपस में कर देंगे, तो 25 एकम 25, याद रखिएगा ये 25 हो गया, और यहाँ पर 10 दूनी 20, तो ये 20 पैसा हो गया। अब यहाँ पर 5 तिहाई 15, याद रखिएगा 5 तिहाई 15, 15 पैसे ये हो गए आपके, याद रखिएगा 15 पैसे ये हो गए। अब इनको जोड़ लेना है, अब इनको आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 और 20 आपका 45 और 15 आपका हो जाएगा 60, याद रखिएगा 60। टोटल कितना हो गया 60, टोटल जो है कितने हो जाएंगे 60, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर ये टोटल हो गया 60, याद रखिए 60, यहाँ पर टोटल 60, ये हमारा 60 हो गया टोटल। तो यहाँ पर अब किसकी संख्या पूछ रहा है, उनमें से 5 पैसों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 5 पैसों की संख्या वाले का अनुपात आपको कितना दिया गया था 3, याद रखिएगा जो अनुपात दिया गया है उसी को लिखना है। ऊपर टोटल ऊपर कितना 3,
टोटल यहाँ पर हमारे कितने थे 120, याद रखिएगा 120। तो 60 दूनी यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 60 दूनी 120, तो 3 दूनी 100, यहाँ पर 3 दूनी 6, माफ़ करिएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर सीधे सीधे 100 का गुणा कर देंगे हम लोग, 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 का गुणा क्यों करेंगे तो याद रखिएगा ये हमारा यहाँ पर दशमलव था, ये 60 पैसा था, तो 60 जब दशमलव यहाँ से हटाते तो ऊपर हम लोग 2 जीरो लेकर आते, जो 2 जीरो इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 600, याद रखिएगा। तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 24 आदमी हर रोज़ 8 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो प्रतिदिन 10 घंटे की दर से इस काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसको बनाइएगा, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने बना लिया होगा, जो दोस्त नहीं बना पाए वीडियो को रोक कर बनाइएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर M1 D1 H1 इस तरीके से यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 24 आदमी हैं, काम कितनी देर करते हैं 8 घंटे, कितने दिन काम करते हैं तो ये करते हैं आपका 10 दिनों तक। तो ये तो पहली कंडीशन होगा। दूसरी कंडीशन में आपका आदमी ही यहाँ पर 24 आदमी, तो आदमी की जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मैन, याद रखिए आप लोग एम से सैम्बल करिएगा। यहाँ पर जो आदमी की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर यही हमको बताना कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे, कितने दिन 6 दिन तक, 6 दिनों तक। अब हम लोग काट लेंगे 10 से इस साइड का ये 10 चला जाएगा, 6 से इसको काट देंगे 4 बार में चला जाएगा। अब 8 का गुणा कर देंगे 4 में, तो याद रखिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी 8 चौको 32, याद रखिए 8 चौको 32। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी बालीगंज से सिया दलह तक 20 किलोमीटर औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर गति से वापस आ जाती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। जी हाँ, तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। जी हाँ, तो यहाँ पर औसत दूरी जो यात्रा की पूरी टोटल पूछी गई है, तो 20 किलो। तो यहाँ पर एक याद रखिए एक फार्मूला होता है 2xy, जी हाँ 2xy बटे में x प्लस वाई, याद रखिए x प्लस वाई। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले 2 लिख लेंगे, x हमारा क्या हो गया x ये हो गया, y हमारा ये हो गया, याद रखिए ये x है ये y है। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है तो ये हो गई 20, y की कितनी हो गई 30, याद रखिए ये हो गई 30। अब x प्लस y को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जी हाँ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो x ये हो गया, ये x है ये y है, तो 30 और 20 50। तब यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 6 बार में, याद रखिए 6 बार में। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 दूनी 12 और 12 दूनी यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, याद रखिए 12 दूनी 24। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो उसकी जो पूरी यात्रा की औसत गति थी ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, याद रखिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रश्न को। क्या बोला गया कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक ज़्यादा प्राप्त किए और उसके अंक जो हैं उन दोनों के कुल अंकों का 60% ज़्यादा था। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। जी हाँ, प्राप्त जो अंक क्या है ये बताना है उनके दोनों के। तो यहाँ पर ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन इसका हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए पहला व्यक्ति और ये रहा दूसरा व्यक्ति। तो पहले को मान लेते हैं 30 मिले और दूसरे को कितने मिले 45 अंक, याद रखिए 45। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये तो कंडीशन हमारी पहली फॉलो कर गई और उनमें प्राप्त किए और उसके द्वारा यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है उनके कुल अंकों का, तो कुल अंक कितने हैं 45 और 30 75, याद रखिए 45 और 30 यानी जो दूसरे व्यक्ति को अंक मिले हैं कुल अंकों का, यानी कुल अंक कितने हैं 75, 75 में से कितने मिले हैं 45, याद रखिएगा 45। अब यहाँ पर हमने इतना कर लिया, यहाँ पर सीधे सीधे 100 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, 25 चौको 100।
तो यहाँ पर ये देख लीजिए इतना हमने कर लिया जब, अब 3 से हम लोग इसको काटेंगे 45 को तो आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 और 4 को 60 देख लीजिए, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक ये 60 देख लीजिए यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये कंडीशन फॉलो करके तो ऑप्शन से इस तरीके से आप बनाइएगा तो आसानी से आप बना लेंगे। बाकी अगर एक्स और वाई के चक्कर में आप पड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप उठाइएगा, सीधे सीधे चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी आपका इस तरीके से निकल कर आ जाए, कंडीशन फॉलो कर जाए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं इस ऑप्शन को हमने उठाया, पहले नंबर पर पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, तो पहले को मान लेते जैसे कि 35, मान लेते 35 मिले, दूसरे को 15 अंक ज़्यादा मिल गए तो 50 मिल गए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, और दूसरे व्यक्ति ने उन दोनों के कुल अंकों का 60% प्राप्त, यानी दूसरे तो टोटल उन दोनों के अंक कितने थे, तो यहाँ पर 85, याद रखिए दोनों के 85, तो दूसरे व्यक्ति ने प्राप्त कितने किए हैं, तो ये देख लीजिए 50। अब यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, तो अगर यहाँ पर 60 निकल कर ये वाला आ जाता तो बिल्कुल सही होता। और यहाँ पर देख लीजिए 5 से अगर हम लोग काट दें तो ये 17 बार चला जाएगा, 5 से हमने ये काटा तो 20 बार। अब यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर ये दशमलव में चला जाएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। तो सीधे सीधे सबसे पहले साधारण ब्याज मान लेते हैं 1000 रुपये, यहाँ पर इसका 10 और सीधे सीधे इसी का गुणा इसी में कर देते हैं, 10 दूनी 20%, का निशान हटा देंगे, नीचे 100 लेकर आएंगे तो 10 से 10, 10 से 10, तो यहाँ पर आपका 200 रुपये याद रखिए साधारण ब्याज निकल कर आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो 10% को 1/10, याद रखिए 10% अगर लिखा हो 10/100, इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से परसेंटेज में आप तोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर 1/10 यानी 10 से कितना हो रहा है 11, याद रखिए 10 से 11, फिर आपका 10 से यहाँ पर 2 वर्ष का दिया गया तो 2 वर्ष लिख लेंगे, 10 से 11, जी हाँ इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब यहाँ पर ये देख लीजिए ये इसकी वैल्यू दे दी गई है 10 गुना, तो इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। तो इसका मान लेते हैं 10 गुना कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, तो इसका 10 गुना कर देंगे तो 1210, जी हाँ 1210। तो यहाँ पर देख लीजिए 1210 तो टोटल राशि आ गई, 1210 में से 1000 को कम कर देंगे तो बचेगा 210, याद देखिएगा 210 निकल करके आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, 210 जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, तो 200 उसमें से घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर हो जाएगा ये 10 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर इस तरीके का इस पैटर्न का सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। तो क्या बोला गया है कि अंडर रूट के अंदर 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30, इस तरीके से डॉट डॉट करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से जब दे दिया जाए तो सबसे पहले इसके 2 गुणनखंड कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणनखंड जो सटीकता से यहाँ पर 5 और इंटू में 6, याद रखिए 5 इंटू में 6, तो ये जो आपके हो जाएंगे 5 और इंटू में 6। तो यहाँ पर इसका जब ये गुणनखंड 5 6 का 30, तो ये आपके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर जब प्लस का सिंबल दे दिया जाए, याद रखिए प्लस का सिंबल दे दिया जाए तो बड़ा वाला हो जाएगा, जो बड़ा संख्या होती है, बड़ी संख्या आपकी प्लस अगर दे दिया जाए तो बड़ी संख्या, तो यहाँ पर प्लस का दिया गया तो बड़ी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। अगर यहाँ पर माइनस का ये सिंबल दे देता, इस तरीके से माइनस कर देता तो आपका 5 आंसर इसका हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को करेंगे कि एक किसान जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तदनुसार 12 घंटे में पूरा करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा। तो 6 घंटे कार्य करता है, 18 दिनों में करता है, और यहाँ पर अगर 12 दिनों में पूरा करना पड़े तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी ये बताना है कितना टाइम बताना है। तो यहाँ पर 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटेंगे 9, याद रखिए 9, तो 9 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12 दिनों में अगर किसी कार्य को पूरा करना है तो 9 घंटे काम करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसको करेंगे हम लोग। तो क्या बोला गया है कि एक पियानो का अंकित मूल्य जो है 15,000 रुपये था, उसे बेचते समय, जी हाँ बेचते समय 20%, 10% और फिर 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, तो उसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले 20% को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/5, यानी 5 रुपये की कोई वस्तु है, छोटा सा लिख लें हम लोग। जैसे 20% को तोड़ते हैं तो 20% का निशान है तो नीचे 100 लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, याद इस तरीके से आप तोड़ना सीखिएगा तो आसानी से इनको बना सकेंगे ऐसे प्रश्न को। तो यहाँ पर 5 से अगर 5 रुपये की वस्तु है 1 रुपये की छूट दे दी जाएगी तो 4 की बिचेगी, याद रखिए 4 की। अब 10% को तोड़ देंगे तो यहाँ पर 10% को 10/100, याद रखिए 10/100, 1 जीरो यहाँ से तो बचा हमारा 10 रुपये की कोई चीज़ है, अगर 1 रुपये की छूट दी जाएगी तो 9 रुपये में। फिर यहाँ पर 10% की छूट है तो 10 वाली चीज़ यहाँ पर कितने में, 9 में। अब यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, तो इसका सबसे पहले हम लोग 10 दाम 100 और पंचे 500, ये तो आ गया 500, याद रखिए ये आ गया 500। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 9 9 81, देख लीजिए 9 81 इंटू 4, तो यहाँ पर 9 81 इंटू 4, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 324। जी हाँ 324, यानी 500 वाली कोई वस्तु है 324 में बेच दी गई। यही 500 बराबर जो आपका दे दिया गया है 15,000 के, याद रखिए 15,000 के, तो इसके बराबर है ये 15,000 के। तो ये सीधे सीधे इसका कितने गुना है, जी हाँ तो यहाँ पर ये 30 गुना है, याद रखिएगा 30 गुना, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो, तो 5 से इसको काटा 30 बार, तो यहाँ पर 30 का ये इसका भी 30 गुना कर लेंगे, तो इसका भी 30 गुना कर लीजिए। 0 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 त्रिका 9, 9720 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 9720। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जी हाँ तो बोला गया है यदि दो संख्याओं में से एक संख्या जो है 15 है, उनका HCF और LCM 5 और 120 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर मान लेते हैं HCF कितना हो गया 5, LCM कितना हो गया 120, यानी HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी। तो पहली संख्या इसमें से दे दी गई है 15 और दूसरी संख्या यहाँ पर पूछी गई है ये वाली। तो इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे इसको 3 बार चला जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 40 बार, 3 चौको 30 यानी 40 बार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ वाले भी सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका दे दिया गया है, ये आपके सन दे दिए गए हैं और वो इनके यहाँ पर ये वैल्यू दे दी गई है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको मोबाइल में देखने में दिक्कत होती है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा। अब यहाँ पर हम लोग ये ग्राफ आपका दिया गया है, ये इस तरीके से ग्राफ दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पर इसका हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि वर्ष 1996 और 97 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना शुद्ध अंतर है। तो सबसे पहले 96 और 97 इन्हीं के बीच का अंतर पूछा गया है। जी हाँ तो यहाँ पर 96 और 97 का अंतर देख लेते हैं। तो सीधे सीधे 97 का कितना है, तो 31.36। जी हाँ म्यूचुअल फंड कितना है 31.36, ये है 24.23। जी हाँ 24.23। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 बचा और ये बचा आपका यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 11 में से 4 चला गया तो बचा 7, तो 7.13। जी हाँ तो ये जो अंतर निकल कर आ गया आपका कितना 7.13। तो जो 1996 और 97 के अंतर था ये 7.13 निकल कर आ गया, इसका बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।